गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक है वो है क्षेत्रवाद। कल अपन ने पढ़ा था कि क्षेत्रवाद क्या है और इसके कौन कौन से कारण हैं। आज है अपना क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम यानी क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या क्या है। पहला है देश की एकता व अखंडता को या देश की अखंडता को चुनौती। देश की अखंडता को चुनौती, ये क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है। क्षेत्रवाद देश की अखंडता को चुनौती देता है कि कोई क्षेत्र विशेष अपने एक विशेष पहचान बनाना चाहता है और स्वयं अपना अलग से राज्य या राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है और जिससे देश की अखंडता को चुनौती मिलती है। इससे प्रफुल्लतावाद की भावना पनपती है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण गत दशकों से राष्ट्र की भारत के आजाद होने के पश्चात अपन जम्मू और कश्मीर राज्य को देखते हैं कि जिसमें अलगाववाद की भावना पनपी और उन्होंने देश की अखंडता को चुनौती दी। तो ये क्षेत्रवाद की भावना देश की अखंडता को चुनौती प्रदान करती है। दूसरा क्षेत्रवाद के कारण नए राज्यों की मांग। क्षेत्रवाद के कारण नए राज्यों की मांग दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है कि जैसे एक राज्य है उसमें ही अपने क्षेत्र विशेष के लिए वो नए राज्य का निर्माण चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना, तेलंगाना अलग बना। इस तरह से पहले जिन राज्यों का गठन किया गया था उनमें नए राज्यों की मांग ज्यादा तेजी से उठ रही है। ये क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है। तीसरा क्षेत्रीय राजनीति व राजनीतिक दलों का प्राबल्य राजनीतिक दलों का बाहुल्य यानी क्षेत्रीय राजनीति क्षेत्रवाद के कारण पनपती है और नए नए राजनीतिक दल कुकर मुक्ते की तरह प्रकट होते हैं। इससे क्षेत्रीय राजनीति बढ़ती है।
क्षेत्रवाद के कारण और नए नए राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है, जिससे राजनीतिक दलों की बहुलता पाई जाती है कि नए नए राजनीतिक दल बनते हैं क्षेत्र के साथ। तीसरा, चौथा, भूमिपुत्र की अवधारणा। भूमि पुत्र की अवधारणा। क्षेत्रवाद के कारण भूमिपुत्र की अवधारणा का जन्म होता है, यानी उस क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ही उस क्षेत्र में अधिकार प्रदान हो, यानी राष्ट्र के अन्य राज्यों के निवासियों को वहां किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं हो। ऐसी धारणाएं इस क्षेत्रवाद के कारण पनपती है। तो भूमिपुत्र की अवधारणा प्रकट होती है। पांचवा है स्वयंभू नेतृत्व का उदय। स्वयं भू नेताओं का उदय, यानी क्षेत्रवाद के कारण स्वयं भू नेताओं का उदय होता है। वो उस क्षेत्र की किसी भी समस्या को लेकर कोई संगठन बनाते हैं और राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते। इसलिए वो स्वयं भू नेता कोई छोटी मोटी जो समस्या है क्षेत्र की, उसको उठाकर ही वो स्वयं भू उसके नेता बन जाते हैं, कमांडर बन जाते हैं और उससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर। अब है राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों को चुनौती। छठा, राष्ट्रीय आदेशों को चुनौती, यानी इस क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रीय जो आदेश है उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अराजकता। अराजकता का प्रभाव होता है और वो अराजकता राष्ट्र के विकास के लिए घातक है। यानी राष्ट्रीय आदेशों को जब चुनौतियां दी जाती हैं तो अराजकता का माहौल बनता है। सातवां है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र की साख को धक्का पहुंचता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र की साख को धक्का पहुंचता है। इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देश की साख खराब होती है। क्षेत्रवाद के कारण कभी मानवाधिकार का आरोप लगाया जाता है
कि मानवाधिकारों का उस क्षेत्र विशेष में हनन हो रहा है जिसका अपना देश भी दंश झेल चुका है। जैसे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश निरंतर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का आरोप निरंतर लगाते रहते हैं। तो इस क्षेत्रवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र की साख खराब होती है और अंतर्राष्ट्रीय साख को धक्का पहुंचता है, धक्का लगता है। तो ये थे क्षेत्रवाद के दूसरे परिणाम, यानी जो क्षेत्रवाद की भावना पनपी उसके पनपती है, उसके राष्ट्र को कौन कौन से परिणाम भुगतने पड़ते। पहला, देश की अखंडता को चुनौती मिलती है। दूसरा, नए राज्यों की मांग उठती है। क्षेत्रीय राजनीति व राजनीतिक दलों का बाहुल्य यानी क्षेत्रीय राजनीति का दबदबा बनता है और राजनीतिक दल अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्रवाद के कारण पनपते हैं। भूमिपुत्र की अवधारणा प्रबल होती है, स्वयं नेताओं का उदय होता है, राष्ट्रीय आदेशों को चुनौती दी जाती है जिससे अराजकता का माहौल बनता है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र की साख को धक्का लगता है कि मानवाधिकार के नाम पर क्षेत्रवाद के कारण जो आंदोलन चलते हैं उनके कारण सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना होती है और राष्ट्र की साख को धक्का लगता है। अब है अपन ने पढ़ लिया, ये समस्या तो है क्षेत्रवाद की और इसके दुष्परिणाम भी हैं, पर इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं। क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान क्षेत्रवाद की समस्या के अपन ने दुष्परिणाम देख लिए। अब इस समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है, यानी समस्या के समाधान के उपाय उसके कारणों में ही निहित होते हैं। यदि उस समस्या के उत्पन्न होने वाले कारणों का निदान कर दिया जाए तो उस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। क्षेत्रवाद की समस्या से अपन फिर राहत पा सकते हैं। पहला, संतुलित राष्ट्रीय नीति, बैलेंस, पूर्णतया संतुलित राष्ट्रीय नीति, संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण। यानी राष्ट्र के अंदर ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का समान रूप से विकास
हो, संतुलित विकास हो। यह नहीं किसी क्षेत्र विशेष में अधिकाधिक उद्योग लगा दिए गए, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रदान कर दी गई और कोई क्षेत्र विशेष वंचित रह गया, तो वो राष्ट्र का संतुलित विकास नहीं हुआ। जिस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ, उनमें क्षेत्रवाद की भावना जोर पकड़ती है। इसलिए ऐसी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे पूरे राष्ट्र में संतुलित रूप से विकास हो। छोटे संसाधनों की दृष्टि से ऐसे राज्य जिनमें प्राकृतिक संसाधन कम हैं, उनके विकास में भी सरकार को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। जिन राज्यों की अपेक्षा जहां प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, वहां उद्योग धंधे अधिक स्थापित होते हैं, उनका विकास अधिक होता है। जहां उद्योग धंधे अधिक स्थापित होते हैं, वहां बिजली, पानी, सड़क ऐसी आधारभूत सुविधाओं का विकास ज्यादा होता है। तो सरकार ऐसी नीति अपनाए कि जिन राज्यों में प्राकृतिक संसाधन कम है, जिनका दोहन करना है, वहां भी ऐसे उद्योग स्थापित किए करे कि उस क्षेत्र की जनता को भी रोजगार प्राप्त हो और पूरे राष्ट्र का समान रूप से विकास हो। और वहां के निवासी, यदि ऐसे राज्य जहां प्राकृतिक संसाधन कम है परंतु फिर भी उन्हें आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली ये उपलब्ध होंगी, तो वहां के निवासियों में भी ये विश्वास जगेगा कि सरकार हमारा भी बराबर का ध्यान रख रही है और वहां भी विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास, स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास। जितने भी जो राज्य हैं, उनमें स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास किया जाना चाहिए। स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सड़क, सड़कों का जाल बिछेगा, आवागमन के साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में कम समय लगेगा और अच्छा पथ प्राप्त होगा। जब सड़कों को विकास की शिराएं कहा जाता है, जिस तरह से धमनी और शिरा में रक्त प्रवाहित होता है, उसी तरह से विकास के लिए ये धमनी और शिरा का काम करती है। यानी जहां आधारभूत सुविधाएं, सड़कें अधिक हो, बिजली पर्याप्त मात्रा में होगी, शिक्षा के लिए स्कूल होंगे, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल होंगे, सिंचाई के साधन होंगे, संचार की सुविधाएं होगी, एक संचार सुविधा हो, ये भी ढांचागत विकास में है। तो ऐसे ढांचागत विकास सब राज्यों में किए जाने चाहिए, जिससे वहां के लोगों का भी विकास हो। इस नीति का
दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है और क्षेत्रवाद की समस्या को हल किया जा सकता है। तीसरा, विकास के विशेष कार्यक्रमों का परियोजनाओं के रूप में परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया। विकास के विशेष कार्यक्रमों का परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया जाना चाहिए, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी। सूखा संभावित यानी जिन स्थानों पर सूखा पड़ता है, मानसून की बरसात कम होती है, उन क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाया गया डीपीएपी। और मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम जिसे क्या कहते हैं, डीडीपी। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी चलाया गया। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी विकास क्षेत्र कार्यक्रम, इसके लिए एएडीपी तो ऐसे कार्यक्रम सरकार को चलाने चाहिए, जिनकी सहायता से उस क्षेत्र का विकास हो सके। इनको एक विशेष परियोजना के रूप में लिया जाना चाहिए, क्षेत्र विशेष के कार्यक्रम को, जिसके कारण जैसे अपने डीएएपी मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी और पहाड़ी विकास कार्यक्रम एएडीपी चलाए गए। ठीक है। चौथा, छोटे राज्यों का गठन क्षेत्रवाद की भावना को पनपने से रोकने के लिए छोटे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। क्यों? छोटे राज्य प्रशासनिक दृष्टि से विकास करने में छोटे राज्य अधिक प्रभावशाली होते हैं और छोटे राज्यों का जब गठन होगा तो केंद्र से उन्हें विकास के लिए पर्याप्त राशि यानी उनके अनुपात के रूप में मिल जाएगी। इस तरह से छोटे राज्यों का गठन करना। पांचवा है सांस्कृतिक विभिन्नता। सांस्कृतिक विभिन्नता। भारत एक भिन्न भिन्न संस्कृतियों को मानने वाला देश है, इसमें भिन्न भिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, पर सांस्कृतिक विभिन्नता को ही हमें एक ताकत बनाना है और राष्ट्र को संगठित
समाचार पत्र, इनके द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे हमारी जो सांस्कृतिक भिन्नता है वो ही हमारी एकता की ताकत बन जाए। अब है भाषाई विविधता का सम्मान। भाषाई जो भाषाई विविधता है भाषाई विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में जो आम बोलचाल की भाषा है उसे भी राज्य के अंदर या केंद्र सरकार या राष्ट्र की सरकार उस भाषा को भी उतना ही सम्मान दे जितना अन्य भाषा को देती है। यानी भाषाओं को परस्पर सम्मान देना होगा और एक उनके अनुवाद का जो दायरा है वो बढ़ाना होगा। पाठ्यक्रमों में इन्हें विद्यालय के पाठ्यक्रमों में इन्हें पर्याप्त स्थान देना होगा। यदि ये कार्यक्रम अब अपनाए जाने चाहिए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।